गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेज में। राधे राधे सभी को। जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है लाइव, वो एक बार कमेंट करके बताएं कौन कौन आ चुका है क्लास में। कमेंट भी खोल दो सर। हाँ भाई, अंकित कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग अंकित। नेहा बाहेटी, गुड मॉर्निंग नेहा। और कौन आ गया? चलो भाई, तो लास्ट जो क्लास थी हमारी, हमने उसमें एक पोजीशन को देखा किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कण की पोजीशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है निर्देशांकों द्वारा और स्थिति सदिश के द्वारा। ठीक है। हाँ, किसी की क्या कमेंट आ रही है? सर नोट्स भी डाल देना क्लास के लास्ट में। हाँ बिल्कुल। पिछली क्लास के पिछली क्लास के जो नोट्स थे वो मिल गए क्या आपको? टीना मीना, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भैया, ठीक है। तो आज अपन जो बात कर रहे थे कि जो पोजीशन है वो किसके लिए बतानी है? गतिशील पार्टिकल के लिए। कोई भी कण है, आज हम बात करेंगे किसकी? गतिशील कण की बात करेंगे, मूविंग पार्टिकल की। मूविंग पार्टिकल यानी कि जब आपका कोई कण है, जब आपका कोई कण है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तब उसके जो पोजीशन है उसमें कैसे चेंज आएगा और उसके क्या क्या अपन को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पहले तो क्या बनाता हूँ, फ्रेम बना लेता हूँ। ठीक है, चलो फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम कौन सा लेते हैं अपन? कार्तीय निर्देश तंत्र लेते हैं सबसे ज्यादा। तो ये एक तो एक्स एक्सिस, तो और नीचे लेते हैं एक्स वाई और एक है जेड डायरेक्शन। ये होता है। और इसको ओरिजिन दे दिया मैंने, क्या? ओ, एक्स वाई एंड जेड। अब देखो, मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, किसी एक ऑब्जेक्ट को लिया और यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर देखा, उसको पर देखा किसी पॉइंट पी पर। ठीक है। और किसी टाइम टी पर है ये। कब है? टाइम टी पर। यहाँ पर टाइम क्या है? T1 है। कुछ भी मान लिया, प्रारंभिक समय जिसको अपन बोलते हैं इनिशियल टाइम है T1। ठीक है। T1 पर ये पॉइंट पी पर है। सही बात है। और ये कुछ टाइम के बाद कहाँ आ जाती है? बिंदु पी पर आ जाती है। P1 बोल दो इसको, और इसको बोल दो क्या? P2। और कब है? T2 टाइम पर। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो गए? चेंज हो गए। यानी कि पहले T1 पर तो ये यहाँ था, T1 पर तो यहाँ पर था, और T2 पर कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। सही बात है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर लिखूं, इस सदिश अगर मैं बनाना चाहूं, तो कैसे बनेगा भाई? देखो, P1 की पोजीशन वेक्टर ऐसे होगी। सही बात है। और P2 की पोजीशन वेक्टर ऐसे रहेगी। यही तो होगा। और इनको भी अगर मैं नाम देना चाहूं तो ऐसे दे सकता हूं ना आराम से। या इसका नाम तो क्या है? R1 वेक्टर है। P1 के लिए R1 वेक्टर और P2 के लिए R2 वेक्टर। सही बात है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हुआ क्या था, P1 से चलकर और P2 पर आ गए हम। यानी कि जो पार्टिकल था P1 से P2 पर आ गया। सही बात है। देखो, एक वेक्टर और बना दो। कहा एक वेक्टर, ऐसा किया था अपन ने। यानी कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? या फिर ऐसे बोलो, P1 से P2 तक आने में हमें कितना टाइम लगा? T1 से T2 टाइम।
तो T2 माइनस को बोल देते हैं अपन, नाम भी दे दो पहले तो इसको आर डैश, आर डैश नाम दे दो इसको। और कितना टाइम लगा यहाँ पर, T2 माइनस, ऐसे बोल सकते हैं ना, माइनस आर डैश भी नाम मत दो उसको, आर ही दे दो, आर वेक्टर। तो ये थी अपनी कहानी, क्या थी, एक कहानी थी। अपन ने क्या माना, मान लिया एक पार्टिकल था P1 पर और वो वहां के पर आ गया। तो अभी देखो हुआ क्या एक्चुअली में, हुआ ये कि यहाँ पर अपने पास जो P1 था इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। यहाँ पर P1 पर था ना ये जो पार्टिकल, यानी इसका कोई मास होगा, ये कोई पार्टिकल था यहाँ पर रखा था P1 पोजीशन पर, ठीक है। तो उसका वो कहाँ पर आया, P2 पर आया, तो उसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, ठीक है। अच्छी बात है सर, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। तो अगर वो ऑब्जेक्ट P1 से P2 पर आई तो उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या हो गया यहाँ पर, ए बी हो गया। तो अगर लिखना चाहूँ तो ओ P1 बराबर, ओ P1 वेक्टर बराबर कितना है, ओ P1 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर है, ठीक है। और ओ P2 वेक्टर कितना है, ओ टू वेक्टर है भाई सब यहाँ पर R2 वेक्टर, ठीक है। और हमारे पास P1 से P2 पर जाने पर क्या है, 1 P2 वेक्टर कितना है, R वेक्टर, सही बात। आर वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल को अपन क्या लिख सकते हैं, बाय ट्रायंगल रूल। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, यानी ओ से स्टार्ट हो रहा है और P1 तक, ठीक है। अब देखो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो इसका तो हेड और इसका टेल। जब भी हम दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, दो वेक्टरों को अपन जोड़ सकते हैं कब, जब एक का तो हेड और दूसरे की टेल दोनों क्या हो रही हैं, आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ये ए है और एक क्या है, बी, ठीक है। ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है। उसके लिए ट्राइंगल रूल क्या कहता है, जिसकी अगर दो आपके पास की जो दो आर्म है या दो भुजा हैं, दोनों भुजाएं या दोनों साइड हैं, वो कैसी हैं आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड है, तो उसका जो योग है, उसका जो सम है वो किसके बराबर होगा, थर्ड की साइड के, ठीक है। तो ये जो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन लिखना चाहें, क्योंकि ये तो हो ही गया, ट्राइंगल ओ P1 और P, देखो ये जो ओ P1 की वैल्यू ये क्या है, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, यानी इसको और इसको जोड़ दिया और इसके बराबर लिख दिया। यहाँ से जब मैं R वेक्टर निकालूंगा क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, R2 वेक्टर का माइनस का R1 वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिख लो एक, भैया मान लिया अपन ने कोई क्या है, एक पार्टिकल है, तो माना एक कण है T1 समय पर बिंदु P पर मौजूद है, T1 पर स्थित है, था T2 समय पर बिंदु P2 पर आ जाता है,
तब यहाँ P1 से और P2 तक का जो स्थिति सदिश है वो क्या होगा, तब कण का विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश जानते हो ना। अच्छा, दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है, किसी को पता है क्या? 12th में पढ़ के आए हो, दूरी में और विस्थापन में क्या क्या अंतर है, दोनों बता सकते हो क्या? मैंने यहाँ पर विस्थापन सदिश लिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हो, जो भी देख रहे हो, कि विस्थापन में और दूरी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बता सकता है कि कोई? चलो बता दो कमेंट में, है ना, आराम से लिख दो। मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेकर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट यानी कि P1 से और P2 तक का डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, आर वेक्टर बराबर R2 माइनस R1। मैथमेटिक्स मैंने उधर करके बताई दी आपको कैसे है, ठीक है। और इसको नाम दे दूँ मैं, और टाइम कितना लगा, तो टाइम को अगर अपन लिखना चाहें, टाइम डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस और समय अंतराल, समय अंतराल कितना हो जाएगा अपने पास, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस 1। ये हो गया अपने पास क्या, समय अंतराल। हाँ, नहीं बताया क्या किसी ने अभी तक? नींद आ रही है क्या सुबह सुबह पहले? ये क्या दिया, क्यों मैंने टाइम अंतराल निकाला, यानी T1 से, यानी कि T2 टाइम पर यहाँ गए थे अपन, तो ज़्यादा में से कम को हटा दिया। विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी, दूरी किस पर, विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी पर निर्भर नहीं करती। सही नहीं लिखा है ना, विस्थापन पर, अच्छा, पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी पथ पर निर्भर करती है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसको और आप बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहें, मैं आपको बता देता हूँ, चलो देखो। दो चीज़ें होती है अपने पास, सपोज करो ये दो पॉइंट है अपने पास, क्या है, दो पॉइंट, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एक तो होती है दूरी, ठीक है, और एक होता है क्या, विस्थापन, ठीक है। दो चीज़ें अलग अलग जैसी हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट। जब मैं इस पॉइंट ए से और बी तक जाऊंगा, तो जब मैं पॉइंट ए से और बी तक जाऊंगा, तो जैसा कि सीना ने बताया कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो उसकी और भी अच्छी तरह से परिभाषा देंगे, अच्छा तरीके से, बिल्कुल अच्छी परिभाषा बताई है सीना ने भी, कि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। देखो, जब मैं ए से और बी तक जाना है मेरे को, और मैं क्या हूँ, जाऊँ टेढ़ा मेढ़ा होके जाऊँ, कहीं से होकर भी जाऊँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये अलग अलग रास्ते हैं। तो इसको बोलूंगा मैं ए से बी की दूरी, ठीक है। अब सपोज करो कोई इस रास्ते से होकर गया, इस रास्ते से होकर गया, तो इसने भी दूरी तय की है, इसने भी डिस्टेंस चली, कुछ ना कुछ तो दूरी चली होगी, चल के तो गया होगा, ठीक है। हो सकता है वो सीधा भी गया हो, ठीक है, ये भी दूरी है उसकी, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी क्या, दूरी, ये तो हो गई उसकी क्या, दूरी, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी की डायरेक्ट दूरी, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट, ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या है,
ए से बी तक की सीधी दूरी, ए से बी तक की सीधी दूरी को क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन बोलेंगे। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं अपन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। यानी कि टोटल आपके द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्या कहलाती है? आपका डिस्टेंस कहलाती है। देखो, चली गई दूरी तो विस्थापन भी है, तो विस्थापन भी एक क्या है? डिस्टेंस है। विस्थापन भी क्या है? एक दूरी तो है तो लंबाई, है तो दूरी, लेकिन कैसी है? डायरेक्ट। आपकी एक रास्ता आपका ये भी हो सकता था, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन जो दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम? विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अपने पास जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? स्केलर होती है। डिस्टेंस कैसी होती है अपने पास? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर, यानी कि अदिश राशि होती है। जबकि देखो आप, विस्थापन की तो क्या होती है? एक दिशा होती है, किसी भी पॉइंट्स को लेकर क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है कि यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है विस्थापन, यहां से इधर आया, मैं दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट दूरी निकालनी है, तो विस्थापन कैसा हो गया? सदिश राशि। तो विस्थापन कैसा है हमारे पास? वेक्टर। तो विस्थापन वगैरह और अंतर पूछे तो कैसा है? कि सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस की अगर आप यूनिट बताओगे, मात्रक बताओगे, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक भी क्या है भाई? हैवी, ये भी एक दूरी है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? इसका यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर। सही बात। तो मेन अंतर क्या है? ये तो क्या है? दो, विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो क्या है? दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर रास वेक्टर होता है हमारे पास। देखो, ये क्या है? पॉइंट ए, ये क्या है? पॉइंट बी, और ये क्या है? पॉइंट सी। मैं ए से बी तक गया, बी से सी पर गया। ठीक है। तो मेरे पास टोटल, सोचो ये तो क्या है? 3 km, ये चला मैं 2 km। सही बात है। तो टोटल दूरी कितनी चली मैंने? टोटल डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस चली मैंने? ए से पहले बी तक गया, और फिर बी से कहाँ तक चला? सी तक। तो टोटल कितना हो गया भैया? 3 km प्लस 2 km, कितना हो गया? 5 km। ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई, ये तो होगी डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन होगा ए से सी की डायरेक्ट दूरी। तो ए से सी की डायरेक्ट डिस्टेंस तो ये है यार, सही बात है, ये वाली। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा तब? ए सी। क्या निकालना पड़ेगा? ए सी। तो इसमें देखो आप, तीन आपको क्या दे रखी है? साइड दे रखी है, तीन भुजाएं दे रखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ऐसे ही करते थे ना, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सही बात है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए सी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर क्या है? ए बी का स्क्वायर 3 का वर्ग 9, प्लस बी सी का वर्ग क्या है? 2 का 4। कितना हो गया? 9 और 4 13। तो ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? ए सी बराबर √13। ठीक है, इतनी आएगी ना, 13 3 9 4 13। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप पूछोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास? √13। सही बात है, थी ना? वेरी गुड।
तो ये था अपने पास क्या, विस्थापन की कहानी, डिस्प्लेसमेंट की कहानी। चलो एक और चीज बता देते हैं, हालांकि आप लोग सब जानते हो लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मजा आ रहा होगा आपको भी। कोई व्यक्ति है, इस पाथ में, ये क्या है अपने पास, कोई सर्कुलर पाथ है, क्या है, सर्कल पाथ। ये अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, टी बराबर 0 बोल दो इसको, ठीक है, टी बराबर 0, पॉइंट ए। तो ये एक आदमी है, यहाँ से क्या कर रहा है, भाग रहा है, एक आदमी यहाँ से क्या किया उसने, भागना स्टार्ट किया, पार्क है ये अपने पास कोई, ठीक है। तो ये आदमी भागा भागा, ठीक है, यहाँ से चलता भागता आया, भागता आया, भागता आया, कहाँ आया, पहले तो पॉइंट बी पर आया, ठीक है, और फिर आ गया कहाँ पर, पॉइंट सी पर आ गया, और फिर आ गया पॉइंट डी पर, ठीक है। ये 4 पॉइंट मैंने बना लिए। अब कोई आपसे पूछे कि ये जो आदमी है, ये आदमी है, यहाँ से चला, बी पर आया, और बी से कहाँ गया, सी पर आ गया। जैसे ही वो सी पर आया तो डिस्टेंस कितनी चली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बताओगे, तो ए से सी तक आने पर तय दूरी कितनी है, कोई बता सकता है क्या, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दोनों चीज। दो चीजें अपने पास, पहली चीज बतानी है डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट सी, एंड दूसरे क्या है, डिस्टेंस एट पॉइंट सी, ठीक है। यही दो चीजें बतानी है अपन को। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहां से शुरू किया है और जिस पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पहले दूरी देखो, दूरी तो वो यहाँ से भागा है, यहाँ ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी चला वो देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। पुष्पेंद्र एक बार समझ ले, कई बच्चों को ये सारी चीजें भी नहीं आती। चल बताना डिस्प्लेसमेंट कितना है पुष्पेंद्र, इस पॉइंट सी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितनी है, यही बता दो मेरे को। हाँ चलो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, अगर नहीं अभी एक बार कमेंट करके बताना, फिर दोबारा आ रहा हूँ इसी टॉपिक पर। चलो ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बताना चाहूँ पॉइंट ए से सी तक, यही चीज समझने की है इसमें, पॉइंट ए से सी तक जाने पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायरेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस अगर इसकी अपन पढ़ दिया आर बताऊं मैं, आर, ये कितना हो गया टोटल, 2r, ठीक है। तो ए से सी तक जाने पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया अपने पास, 2r, ठीक है। और डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहो ये वाली, टोटल कितनी हो रही है, वृत्त की परिधि 2πr, लेकिन वो चला कितना है, यहाँ से यहाँ, यानी कि आपकी जो परिधि है वो कितना हो गई, वृत्त की परिधि 2πr बटे 2, कितनी हो गई, πr, ठीक है। चलो, तो ये चीजें तो आपको आती हैं, इसका मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था अपने पास कंसेप्ट, यानी दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस है वो, उसको क्या बोलते हैं अपन, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन कैसी होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलो भाई, पुष्पेंद्र बोला सर टॉपिक पे आ जाओ, बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं भाई। चलो, टॉपिक ये रहा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विस्थापन निकाला था अपन ने, ये P1 और P2 के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस अपन ने निकाली है, और वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लगा दी, वेक्टर लगा दिया, ठीक है। अगर मैं दूरी लगाता तो दूरी में मैं वेक्टर नहीं लगाता, ठीक है। चलो, अब बात आती है कि सर जी इसका काम क्या है, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, भाई इस कण के कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं समय के साथ, ठीक है। तो इसकी स्थिति में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है, चेंज इन पोजीशन हुआ है, क्या हुआ है, चेंज इन पोजीशन। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, स्थिति में परिवर्तन भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ इसको, चेंज इन, या फिर स्थिति में परिवर्तन,
परिवर्तन ही तो ये है, R1 से R2 तक पहुंचे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब ये पार्टिकल P1 से P2 तक आया, तो किस स्पीड से आया, कितने वेग से आया? तो अगर मेरे को वेग निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं औसत वेग। क्या निकाल सकता हूं यहां से? औसत वेग। कण का औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी कोई भी क्वांटिटी है, जब हम एवरेज में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट में, ऐसा एक ब्रैकेट, लेस देन ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा दो? वेक्टर। ठीक है, औसत निकाल रहे हैं, तो औसत क्या होता है फिर? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम इंटरवल, कुल समय अंतराल। तो क्या हो गया यहाँ पर? देखो डेल्टा वी, अगर मैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास? R1 का वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। R1 R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर अपॉन, और टाइम इंटरवल क्या है? T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1। इसको अगर आप और तरीके से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं इसको अपन? कि डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। सही बात है। तो अगर अपन ये जो है ना, इसको ऐसे भी अगर मैं लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चेंज को दर्शा रहा है। किसको दिखा रहा है ये? परिवर्तन को। मैंने हालांकि आर भी लिख दिया था लिखने को तो, लेकिन अगर उसको वैसे भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? परिवर्तन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? टोटल चेंज को, परिवर्तन को दिखा रहा है। क्या कमेंट आई है? अच्छा, चलो ठीक है। तो ये तो था अपने पास औसत वेग। अब दूसरी बात आता है, ये दूसरा आता है इसी में, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या जानते हैं? इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है, इसका मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पर, यानी कि किसी एक विशेष क्षण पर आपने पूछा उससे कि इस पर वेग कितना है, तो उसको बोले अपन तात्क्षणिक वेग। ठीक है, किसी एक निश्चित टाइम पर। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है? इसका अवकलन कर देते हैं अपन। ठीक है, क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। तो इसको जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो गया बोर्ड भाई साहब? अच्छा, चलो। तो तात्क्षणिक वेग होता है अपने पास v वेक्टर बराबर, और इसके आगे क्या लगा देते हैं अपन? लिमिट लगा देते हैं। इसके आगे क्या लगा देते हैं? लिमिट। ऐसे बोल सकते हैं, जब हमें बहुत समय अंतराल बहुत कम हो। या फिर ऐसे बोलो, डेल्टा टी टेक्स टू जीरो, मतलब जीरो हुआ नहीं है, जीरो से जस्ट पहले। टाइम मतलब जीरो हुआ नहीं है, टाइम के बीच में डिफरेंस जीरो नहीं है, लेकिन जस्ट जस्ट वाला, थोड़ा सा परिवर्तन वाला। ठीक है, तो बोलेंगे अपन लिमिट डेल्टा टी टेक्स टू जीरो, और क्या आ जाएगा ये? डेल्टा आर ओवर डेल्टा।
ये जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट है, इसको बोलते हैं अपन क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर तात्क्षणिक वेग। इसको फिर और थोड़ा सा अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्या, dv ओवर dr ओवर, तो लिख सकते हैं अपन क्या, dr ओवर dt। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्या, तात्क्षणिक वेग। ये अवकलन की परिभाषा से है, अगर आपने अवकलन पढ़े हों कक्षा 12वीं में, वहां पर आता है कि लिमिट डेल्टा टी टेक्स टू जीरो को लिख सकते हैं अपन डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी को डी आर ओवर डी टी। ये डी किसको दिखाता है, यहाँ पर डेरिवेटिव को, अवकलन को दिखाता है, और अवकलन का मतलब है बहुत छोटे परिवर्तन के लिए। ठीक है, बहुत छोटे परिवर्तनों को दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, अवकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास तात्क्षणिक वेग किसका, कण का। अपना जो पार्टिकल था ना जो भाग रहा था, उस पार्टिकल का जो P1 से P2 पर आया था, उस कण का बता रहे हैं अपन। ठीक है, आगे बात समझ में, दो चीजें आ गई। एस एन को क्यों निकाल रहे हैं अपन, ये तो बेसिक है अभी, क्योंकि अपन को ये चीजें जितनी सिंपल हैं यहाँ पर पढ़ने में, वैसे ही आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। क्यों, क्योंकि अपन इनका क्या पढ़ेंगे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो अपन इनको चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हैं एक फ्रेम में। ठीक है, बाद में फिर अलग अलग फ्रेम में इनका क्या क्या देखेंगे अपन, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो अभी कुछ है नहीं, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है हालांकि। अब मैं अगर निकालना चाहूँ इसी में कि औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज त्वरण अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या, कुछ नहीं, ब्रैकेट में ये क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। जानते हुए तो आप, बच्चों वाला काम है। तो देखो वेग में परिवर्तन, ये अगर v वेग है तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास P1 पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, V1 है, और P2 पर है क्या है, V2 है। ठीक है, ये वेलोसिटी मान लेता हूं मैं पार्टिकल की। अरे मेरा जो पार्टिकल था वो भाग तो रहा था वहां से, देखो ये पार्टिकल भाग ही तो रहा है यहाँ पर। ये जो पार्टिकल था अपन ने बनाया था, P1 से P2 पर यहाँ से आया होगा तो भाग के तो आया होगा, चल के तो आया होगा। तो इसका क्या कर लेता हूँ मैं कि भैया P1 पर जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, V1 थी। P1 पर तो V1 वेलोसिटी है इसकी, और P2 पर क्या है, V2 है। ठीक है, यही किया है अपन ने। तो अगर मैं तुरंत निकालना चाहूँ इसका एसिलेरेशन निकालना चाहूँ, तो एसिलेरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, P2 माइनस का P1 अपॉन P2 माइनस का P1। ठीक है, और इसको अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो क्या, डेल्टा V ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तात्क्षणिक निकालना चाहो, तात्क्षणिक वही कर दो, वेक्टर लगाना ना भूलें। ठीक है, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन क्या हो जाएगा, वही पहले के जैसे ही कि भैया ए वेक्टर बराबर, इसके आगे क्या लगा दो, लिमिट लगा दो, तो लिमिट और डेल्टा टी टेक्स टू जीरो, यहाँ पे लिख दो वैन डेल्टा टी टेक्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे यहाँ पर, डेल्टा, अब तो बच्चों वाला काम है, कुछ नहीं कॉपी पेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, dv ओवर dt, dv वेक्टर ओवर dt। तो ये क्या आ गया आपके पास, त्वरण का फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया,
dv ओवर dt। और इसको अगर आप लिखना भी चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, d ओवर dt तो अपन लिखते ही हैं, ठीक है। और v को क्या लिखते हैं अपन, dr ओवर dt, सही बात है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर, ठीक है। और इसको एक और नई फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे देखो, ए वेक्टर बराबर, कैसे लिख सकते हो, डी ओवर डी टी तो है ही है अपने पास, डी वी तो है ही है, डी वी, और डी टी यहाँ पर है ही है अपने पास, ठीक है। ये रहा, मैंने क्या किया, उसमें ऊपर नीचे गुणा कर दिया, किसका, डी आर का, किसका, डी आर का, ठीक है। डी आर का मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इधर कर दिया और इधर कर दिया, और वेक्टर भी लगा दिया इसमें, ठीक है। तो आप देखोगे ये क्या हो गया, डी आर ओवर डी टी, ये क्या हो गया, डी आर ओवर डी टी। इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, वी वेक्टर, ठीक है। और एक बार देखो, पहले तो इसको लिख लो, डी वी ओवर डी आर, नीचे डी आर आ गया ना, अब डी आर वेक्टर, ठीक है। और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी, क्योंकि डी आर ओवर डी टी बराबर क्या होता है, वी वेक्टर। तो अगर आपसे कोई त्वरण का दूसरा फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए वेक्टर बराबर, ये भी होता है भैया एक फॉर्मूला, क्या, पी वेक्टर डी वी ओवर डी आर वेक्टर, ठीक है। ये भी क्या होता है अपने पास, त्वरण का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वी वेक्टर डी वी ओवर डी आर वेक्टर, ठीक है। ये हो गए त्वरण के। अब अगर अपन को इस कण पर फोर्स कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है, ये भी निकालना है, तो अपन को कैसे लिखेंगे, मैं मान लेता हूं, यदि आप बोल रहे थे सर फिजिकल लॉज, तो ये फिजिकल लॉज अब बता रहे हैं, देखो ये फिजिकल लॉज ही आएंगे अब यहाँ पर, यदि, इफ कण का द्रव्यमान m है, तब इफ मास ऑफ पार्टिकल इज m, देन, यदि कण का द्रव्यमान क्या है, m है, तब, यदि कण का द्रव्यमान m हो तो लगने वाला बल, तब कण पर लगने वाला लगने वाला बल, फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल, क्या होता है, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, जब भी किसी कण पर त्वरण आ जाए और उसका मास क्या है, m है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं क्या, m, और लिख दो इसको क्या, टी स्क्वायर आर ओवर टी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, किसी भी कण पर लगने वाला बल हो गया, ठीक है। तो यानी कि जब भी हमारे पास कोई पार्टिकल है m मास का, और इसमें क्या आ जाए, एसिलेशन आ जाए, तो एसिलेशन कब आएगा, जो इस पर क्या लगेगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई इसमें क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास छोटे छोटे से कुछ चीजें। अपन ने शुरुआत किससे की थी, पोजीशन से, जब मेरी पोजीशन चेंज हो रही हो, यानी कि स्थिति है समय के साथ क्या वो परिवर्तित हो रही है, तब ये क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट हो, हम कर सकते हैं। मोमेंटम अगर लिखना चाहो, मोमेंटम, संवेग, कण का संवेग,
क्या होता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल? कितना होता है? पी बराबर क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला पी बराबर एम और पी वेक्टर। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम, एम डी आर ओवर डी टी। अब देखो सारी चीजें मैंने पोजीशन के उसमें लिखी हैं पदों में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन, सब में आर आ रहा है, ठीक है, आर की फॉर्म में अपन ने इनको लिखा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ पर हो रही हैं? हमारे निर्देश तंत्र में हो रही हैं एक में, और बिंदु पी के रेस्पेक्ट, बिंदु ओ के रेस्पेक्ट में सारी चीजें अपन ने क्या की है यहाँ पर? कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में निकाली है सारी चीजें? देखो ये रहा, इस बिंदु ओ के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें अपन ने क्या की यहाँ पर? कैलकुलेट किए। इस बिंदु ओ के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में सारी चीजें क्या की अपन ने? कैलकुलेट की है। ठीक है, मेन टारगेट क्या था हमें एक्सप्लेन करने का? कि इस ओ के रेस्पेक्ट में किया है ये सारा काम अपन। किसके रेस्पेक्ट में किया है? ओ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपने साथ। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना आप, ठीक है, यहाँ तक लिख लेना एक बार तो, फिर वीडियो को रोकना, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। बस इतना ही करवाया है आज। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे निर्देश तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? निर्देश तंत्र के प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों की। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो वो मेरे को बता देना भैया। चलो।